Hello students, welcome to Study Khazana, and today we're going to continue the chapter Alternative Centers of Power. In previous class we have discussed about the alternative centers of powers, in which we have discussed about the European Union and the ASEAN, and we have discussed the features that make them the significant or considered as those organization as an alternative centers of power. Okay, हमने अभी तक दो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा, यूरोपियन यूनियन और एशियान. ओके, अब हम इस नेक्स्ट क्लास के अंदर एक थर्ड ऑल्टरनेटिव पावर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आने वाले समय में भी कंसिडर की जा रही है एज अ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर, और कंसिडरिंग एज द block that can easily threat the hegemony of US. Okay, and the block is named as the China. चाइना के बारे में आज के टाइम पे हर कोई जानता है. चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और चाइना जो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक परमानेंट सीट जो है अटेन करके बैठी है. और चाइना की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिस रेट पर चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वो एविडेंट है, और पॉलिटिकली वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड सिनेरियो में वो बहुत इजीली विजिबल है. ओके, तो अभी इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि चाइना की ऐसी क्या खास बात है कि वो हम एज अ थर्ड ऑल्टरनेटिव पावर इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं. ओके, चाइना का जो कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ द कम्युनिज्म, इट वाज अडॉप्टेड इन 1949. ओके, the concept of China, of the communism, was adopted after the inception of the People Republic of China in 1949. और उसके कुछ ईयर्स बाद ही जो कम्युनिज्म है, जो सोशलिज्म जो है, वो एक्टिवली जो है वो चाइना में स्प्रेड होना शुरू हो गया. ओके, चाइना का जो कम्युनिज्म है, इट वाज स्प्रेड बाय द लीडर नेम एज माओ. माइस्ट जो माओ की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, they are basically belong to China, and they are the pioneer who spread communism, the ideology of communism over the countries. Okay, उसके बाद से बोला गया है कि जब चाइना ने अपनी इकोनॉमी को 1945 के अंदर एज अ कम्युनिज्म स्प्रेड करने की कोशिश करी, तो बेसिकली उस समय इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हुई, और उस समय जो है क्या क्या अच्छी बातें हुई, क्या क्या बुरी बातें हुई, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे. उसके बाद 1970s के बाद जब उन्होंने जो है कैपिटलिज्म को कम्युनिज्म के साथ अडॉप्ट किया, तब उसमें क्या क्या चेंजेस आए, वो हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है बेटा, चाइना के बारे में ये बोला जाता है कि चाइना जिस तरीके से डेवलप कर रही है, तो ऐसा बोला जाता है कि इट इज प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक यूएस एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2040. ये एक बहुत ही अफेक्टिव कमेंट है चाइना की इकोनॉमी के ऊपर कि इन 2040 चाइना में ओवरटेक द यूएस हेगेमनी. ओके, उसके बाद चाइना के बारे में बोला जाता है कि the strength of its economy, together with other factors such as population, labor, land, mass, resources, regional location and political influence, add to its power in significant way. आपको पता है कि चाइना के अंदर वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमन रिसोर्स है. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स को अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में ले, तो ह्यूमन रिसोर्स आज के टाइम पे हर कंट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट असेट है, और उस लेबर रिसोर्स से, उस ह्यूमन रिसोर्स से आप हर वो काम करवा सकते हैं, और हर वो पॉसिबल स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर सकते हैं जो देश की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. चाइना ने शुरू से ही डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत प्रमोट किया है. जब चाइना स्टार्टिंग में कन्वेंशनल कम्युनिज्म को प्रमोट करती थी, उस समय पे भी जब उन्होंने अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर रखा था, तो इंपोर्ट्स को कम कर रखा था, तो उन्होंने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, और हर वो प्रोडक्ट कंट्री के अंदर ही बनाने की कोशिश करी, जिससे जो है लोगों की बेसिक नीड्स जो है वो पूरी हो सके. ओके, 1970s के बाद जो है
जो है जब चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट दोनों ही प्रमोट किए, तब तो खैर नई नई टेक्नोलॉजीज आई और नए एड ऑन हुए चाइना की डेवलपमेंट में। बट उससे पहले भी चाइना ने अपनी इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कोशिश करी थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की, और सारी रिसोर्सेज डोमेस्टिक इंडस्ट्री से ही पूरी हो जाए, ये चाइना ने अकम्प्लिश करने की कोशिश करी थी। इससे बोला जाता है कि जब चाइना कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहा था, या बिल्कुल स्ट्रिक्टली कम्युनिज्म को फॉलो कर रहा था, तो सोवियत यूनियन से उसको एड मिलती थी। और उसके बाद बेसिकली जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म का कंसेप्ट क्या है, वो ये कहता है कि जितने भी मार्केट में रिसोर्स हैं, जितने भी ट्रेड राइट्स हैं, वो स्टेट के पास होने चाहिए। तो चाइना भी वही फॉलो कर रहा था। द मॉडल वॉज टू क्रिएट अ स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्रीज सेक्टर्स फ्रॉम द कैपिटल एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर। इससे बोला जा रहा था कि इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा रहा था, एग्रीकल्चर से जो भी इनकम हो रही थी उससे एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा रहा था, और सारे जो अथॉरिटी थी एग्रीकल्चर को लेके, मार्केट को लेके, ट्रेड को लेके, इंडस्ट्री को लेके, वो सारी पब्लिक कंट्रोल थी, स्टेट कंट्रोल थी, और प्राइवेट कंपनीज का जो था वो कोई रोल नहीं था। उसके बाद से बोला गया है कि ऑब्वियसली बिकॉज देर इज़ नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देर इज़ नो इम्पोर्ट्स, नो एक्सपोर्ट, तो देर वॉज अ शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देर वॉज अ शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो उनके पास पैसा ही नहीं होता था टेक्नोलॉजीज और गुड्स को खरीदने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने, फिर मैंने आपको बताया कि जब उनके पास पैसा ही नहीं था बाहर की टेक्नोलॉजीज खरीदने के लिए, तो उन्होंने जो है खुद की डोमेस्टिक गुड्स, अपने खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि बेसिक इंडस्ट्रीज जो हैं वो बेसिक जो नीड्स हैं वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री से ही पूरी हो जाए, ठीक है। खैर चाइना ने बहुत इफेक्टिवली इस प्लान को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर वॉज एश्योर्ड टू ऑल सिटीजन। चाइना मूव्ड effect ahead of most developing countries in educating its citizens, ensuring better health for them. तो जो कंजर्वेटिव कम्युनिज्म जो उन्होंने फॉलो किया था, उसके अंदर भी उन्होंने कोशिश की थी कि बेसिक एजुकेशन, सैनिटेशन, ऑल बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कर सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज कर सके। और हमने ये भी देखा कि उन दिनों चाइना की जो इकोनॉमी थी वो हर साल 5 to 6% इम्प्रूव हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ दिक्कत क्या आ रही थी कि हर साल 2 to 3% जो पॉपुलेशन थी वो चाइना के ऊपर जो है बर्डन बढ़ती जा रही थी, या चाइना के ऊपर जो है चाइना में बढ़ती जा रही थी, ठीक है। तो जो भी चाइना जो है काम कर रहा था वो चाइना की पॉपुलेशंस की नीड को, या जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको पूरा नहीं कर पा रहा था, ठीक है। इनसफिशिएंट टू मीट द ग्रोइंग पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज नॉट सफिशिएंट टू जनरेट अ सरप्लस फॉर इंडस्ट्री, ओके। तो जिस तरह यूएसएसआर के अंदर भी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो स्टेगनेंट हो गई थी, लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, उसी तरीके से चाइना के अंदर भी जब वो कम्युनिज्म को फॉलो कर रहा था 1970s से पहले, इकोनॉमी क्लोज थी, फॉरेन एक्सचेंज कुछ नहीं था, तो उसके पास भी इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट को लेके या लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे और ना ही रिसोर्सेज थे, ठीक है। तो industrial production was not growing fast enough, international trade was minimal and per capita income was very low. तो चाइना ने ये प्रॉब्लम फेस करी और देखा कि जो उसकी इकोनॉमी है वो एक्सपेक्टेड रेट पर डेवलप नहीं हो रही, तो चाइना ने स्मार्टली रिएक्ट किया। जैसे यूएसएसआर ने बिना सोचे समझे शॉक थेरेपी को अडॉप्ट किया और कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म अडॉप्ट करने की कोशिश करी, पर चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया। चाइना ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया और ना ही कम्युनिज्म को छोड़ा, उसने जो है कम्युनिज्म के साथ कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया। इससे बोला जा रहा है कि द चाइनीज लीडरशिप टुक मेजर पॉलिसी डिसीजन इन 1970s, और उन्होंने जो है चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स इन 1972। जहां वो सोवियत ब्लॉक को की तरफ इंक्लाइन थे, रशिया की तरफ इंक्लाइन थे, 1970s में उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप, अपना इंक्लाइनेशन यूएसए की तरफ किया, यानी कि कैपिटलिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करी, ठीक है। उसके बाद उस समय जो वहाँ के प्रीमियर थे या जो इंपॉर्टेंट लीडर थे जिनका नाम था जाओ इनलाई, उन्होंने जो प्रपोज किया 4 मॉडर्नाइजेशंस। 4 मॉडर्नाइजेशंस क्या थे? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री, यानी कि
इन 4 चीज़ों पे काम किया जाएगा कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। इन 1973 उन्होंने इस प्रपोजल को सामने रखा। उसके बाद बोला जा रहा है कि 1978 में जो उसके बाद ज़ाओ एनलाई के बाद जो लीडर आए या चाइनीज़ रिपब्लिक पार्टी में जो परमानेंट लीडर थे, इंपॉर्टेंट लीडर थे, जिनका नाम था डेंग जियोपिंग, उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस करी। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि आप FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, लिबरलाइजेशन इन ट्रेड पॉलिसीज़ के कंसेप्ट को अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में इकोनॉमी जो थी चाइना की, वो बिल्कुल भी जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट नहीं कर रही थी, ठीक है। और एज अ रिजल्ट ना तो उनके पास फॉरेन एक्सचेंज था, ना कोई प्रॉपर सेविंग थी, और पर कैपिटा इनकम में भी जो है वो कुछ खास सेविंग, कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे थे। तो उन्होंने डेंग जियाओपिंग ने जो है ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, और उन्होंने जो है पॉलिसी इसलिए अपनाई वॉज टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल लीडरशिप फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि आउटसाइड टेक्नोलॉजीज को इनवाइट किया और बोला कि आप आइए हमारे देश में इन्वेस्ट करिए, टेक्नोलॉजी शेयर करिए, और जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया ताकि जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो जल्दी हो सके, ठीक है। चाइना फॉलोड इट्स ओन पाथ इन इंट्रोड्यूसिंग मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी यानी कि कैपिटलिज्म को प्रमोट किया, इंडस्ट्रीज प्रमोट करने की बात करी, और प्राइवेटाइजेशन के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अडॉप्ट किया, पॉलिसीज को लिबरल किया, ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस किया, और जो है कम्युनिज्म के साथ साथ कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करने की बात करी, स्पेशली इन द मार्केट सेक्टर। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइना ने USSR की तरह जो है शॉक थेरेपी को अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है। उन्होंने बेसिकली क्या किया, सबसे पहले उन्होंने 1982 में एग्रीकल्चर को प्राइवेट किया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने इंडस्ट्रीज को भी प्राइवेटाइज कर दिया 1998 में। उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ट्रेड बैरियर्स को हटाने के लिए बनाए जाते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरियाज में आपने सारे रिसोर्सेज को सब्सिडाइज रेट पे जो है इंट्रोड्यूस किया है कि भाई अगर आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर सस्ता मिलेगा। वो इसलिए ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो अट्रैक्ट हो और जो है हमारे देश में इन्वेस्ट करें। जैसे कॉल सेंटर का जो BPO का जो कल्चर है वो इंडिया और चाइना में बहुत ज़्यादा है, और ये तभी हुआ जब हम लोगों ने FDI, मल्टीनेशनल कंपनीज या अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला गया है कि जो भी पॉलिसीज चाइना ने इंट्रोड्यूस करी वो चाइना की जो स्टेगनेंट इकोनॉमी थी उसको चलाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल फिर उसने प्ले किया। और जो स्टेगनेंट इकोनॉमी थी चाइना की वो बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल यानी कि एक्सपेक्टेड रेट से भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत स्पीडी वे में जो है डेवलप होनी शुरू करी, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है कि चाइना जो है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों में ही फास्टर रेट में जो है वो डेवलप होने लगी। FDI के बारे में मैंने आपको बताया कि फॉरेन ट्रेड और डेस्टिनेशन, जितने भी फॉरेन कंट्रीज थी उनके लिए चाइना एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया जो है उसके बाद ट्रेड बैरियर्स हटाने के बाद और ओपन इकोनॉमी अपनाने के बाद। उसके बाद जैसे ही 1978 के बाद चाइना ने जो है लिबरलाइजेशन अडॉप्ट किया, ओपन डोर पॉलिसी करी, उस बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज आया इंडिया की वर्ल्ड पॉलिटिकल स्टेटस में वो 2001 में आया, जब चाइना जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्टिव मेंबर बन गया, ठीक है। एज अ रिजल्ट कंट्री प्लान्स टू डीपन द इंटीग्रेशन इनटू वर्ल्ड इकोनॉमी एंड शेप द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर। उसकी प्रेजेंस विजिबल होने लगी, एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगी चाइना से। चाइना ने जो है बहुत सारे बायलैटरल एग्रीमेंट में कंट्रीब्यूट किया, फाउंडर मेंबर बना, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में चाइना जो है इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने लग गया, ठीक है। बट जो है इसमें बोला गया है कि इतनी सारी डेवलपमेंट के बाद चाइना में बोला जाता है कि कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली। वो क्या थी? While China economy has improved dramatically, not everyone in China has received the benefit of the reforms.
ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द नेगेटिव और क्रिटिसिज्म फेस्ड बाय द चाइनीज इकोनॉमी. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द अनएम्प्लॉयमेंट हैज राइजन इन चाइना नियरली बाय 100 मिलियन पीपल. ठीक है. फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क्स आर बैड. लेबर लॉ तो चाइना ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है डिग्रेडेड है, वर्किंग आवर्स कुछ डिसाइडेड नहीं है. तो जो कंडीशंस थी, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था. एंड उसके बाद एनवायरमेंट 19th सेंचुरीज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी देखने को मिला. करप्शन हैव इंक्रीज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के बाद भी जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी वो रूरल और अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा विजिबल हो रही थी. और उसके बाद बोला जा रहा है कि हाउएवर चाइना इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और ट्रेड में चाइना का जो रोल था, कंट्रीब्यूशन था, वो भी बढ़ता जा रहा था. लेकिन चाइना अब जैसे इंडिया के साथ 30% का जो है ट्रेड जो है इंडिया और चाइना का होता है, तो चाइना जो है ट्रेड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कंट्रीज़ के ऊपर. ठीक है. इंडिया चाइना का जो मैक्सिमम जो इकोनॉमी है वो आउटसाइड ट्रेड या आउटसाइड कंट्रीज़ के साथ जो है वो बेसिकली जो है जो ट्रेड है उससे आता है. कहीं ना कहीं चाइना जो है यहाँ भी डिपेंडेंट हो गया. दूसरा चाइना के जो है पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं जापान के साथ, रशिया के साथ, यूएसए के साथ, इवन इंडिया के साथ भी जो आपको पता है कि कुछ डिस्प्यूट रहता है ये पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर. और उसके बाद ये बोला गया है कि चाइना के अंदर भी ताइवान के साथ चाइना के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं. और उसके बाद भी बोला गया है कि चाइना ने तो चाइना जो है इकोनॉमिकली डेवलप होने के बावजूद भी चाइना के अंदर इंटरनली और इंटरनेशनली कुछ दिक्कत हमें देखने को मिलती है. द फियर ऑफ चाइनाज राइज हैव ऑल्सो बीन सीन मिटिगेटेड बाय इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टेबिलिटी ऑफ एशियन इकोनॉमीज आफ्टर 1997 फाइनेंशियल क्राइसिस. ठीक है. एंड इट्स मोर आउटवर्ड लुकिंग इन्वेस्टमेंट एंड एड पॉलिसीज इन लैटिन अमेरिका आर इंक्रीजिंगली प्रोजेक्टिंग इट एज अ ग्लोबल प्लेयर. ठीक है. जो भी चाइना की पॉलिसीज़ हैं या चाइना डेवलप हो रहा है उसको देखते हुए कई एशियन कंट्रीज़ ने अपने आप को जो है डेवलप करने की कोशिश करी, पर कई बार वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ और जो है चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका में बहुत ज़्यादा बढ़ाई है, जिसकी वजह से जो एक ग्लोबल प्लेयर बन गया है वो. तो आप देखेंगे कि कुछ दिक्कतों के बावजूद भी पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे नहीं हैं. कुछ लोग डरते भी हैं कि चाइना जो है एक लार्जेस्ट इकोनॉमी ना बन जाए, सुपर पावर ना बन जाए. तो कई लोग उसके खिलाफ मतलब उसको टाइम टू टाइम क्रिटिसाइज भी करते रहते हैं और कोशिशें करते हैं कि वो सुपर पावर या डिक्टेटर ना बन जाए, क्योंकि उसकी जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, आइडियोलॉजिकल जो थॉट है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, लिबरल नहीं है. पॉलिटिकल जो सोच है, जो फाउंडेशन है वो लिबरल नहीं है. तो इट माइट गिव थ्रेट टू अदर इकोनॉमीज अगर वो सुपर पावर बन जाता है. ठीक है. तो दिस इज़ अबाउट द चाइना एज अ राइजिंग इकोनॉमी. ठीक है. बहुत सारे एग्जाम्पल और फैक्ट्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे और जो भी फैक्ट्स इसके अंदर गिवन है वो ही जो है अपने आंसर्स में इस्तेमाल करें. दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग द फुल मार्क्स. ठीक है. उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर का पढ़ना है दैट इज़ इंडिया एंड चाइना रिलेशन. इंडिया और चाइना दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ हैं. ठीक है. नेबरिंग कंट्रीज़ होने के बावजूद भी कल्चरली दोनों में, कल्चरली अगर देखें तो दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है. अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखें तो इसमें बोला गया है कि चाइना हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डायनेस्टिक रूल ऑफ मंगोलिया, कोरिया, पार्ट ऑफ इंडो चाइना, तिब्बत. और इंडिया के भी बहुत सारे रिलेशंस रहे हैं आउटसाइड, चाहे आप नॉर्थ इंडिया की बात करें या अफ़गानिस्तान की बात करें. हालांकि इंडिया चाइना के ट्रेड रिलेशन तो थे सिल्क रूट के थ्रू, बट ऐसा कोई
ऐसा कोई टाइम नहीं आया कि उनके बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन जो है आपस में बने हो या एक दूसरे को कभी उन्होंने समझने की कोशिश करी हो। तो चाइना और इंडिया के रिलेशन शुरू से ही जो है थोड़े से डिफरेंसेस हमेशा रहे हैं, क्योंकि सोच में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। चाइना जो है पूरी तरीके से कम्युनिस्ट है और इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है। चाइना जो है सिंगल पार्टी सिस्टम है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो दोनों की सोच, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज और वर्ल्ड स्ट्रैटेजीज जो है पूरी तरीके से डिफरेंट है, ठीक है। तो चाइना और इंडिया के शुरू से ही जो है रिलेशन कुछ खास जो है देखने को नहीं मिले हैं, पर कई बार कोशिश की गई है कि चाइना और इंडिया के रिलेशंस जो है काफ़ी टाइम पे इम्प्रूव भी किए गए हैं, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो था हिंदी चीनी भाई भाई जब नारा दिया गया था, और 1952 में जो है पंचशील साइन हुआ था इंडिया और जवाहरलाल नेहरू और प्रीमियर जाओ इनलाई के बीच में, और 5 जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट्स डाले गए थे कि कॉपरेशन होगी, नॉन इंटरफेरेंस होगी, पीस प्रमोशन होगी, सॉवरेनिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को मेंटेन किया जाएगा। तो खैर 1954 में जो है ये जो है एग्रीमेंट साइन हुआ था, और उस समय बहुत ये स्लोगन फेमस हुआ था, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट ईयर से ही जो बॉर्डर फायरिंग जो थी वो चाइना से शुरू हो गई थी, और चाइना शुरू से ही जो इंडिया की आइडियोलॉजीज को लेके, और इंडिया और चाइना में शुरू से ही जो है टेरिटोरियल डिस्प्यूट रहा है, ठीक है। इसका एक कारण ये भी है कि चाइना पाकिस्तान के साथ उसके हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। पाकिस्तान और इंडिया जो है शुरू से ही एंटी रहे हैं, तो चाइना का इंक्लाइनेशन पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा होने की वजह से इंडिया की तरफ कभी वो इंक्लाइंड हो ही नहीं पाए, इंडिया की तरफ वो कभी भी कॉर्डियल रिलेशन बना ही नहीं पाए। तो 1954 में जो पंचशील हुआ, उसके बाद अगले साल से ही जो है बॉर्डर फायरिंग शुरू हो गई। उसके बाद जो है 1950s में तिब्बत इशू आया, जो है चाइना ने तिब्बत को कैप्चर किया, इंडिया ने बोला कि ये गलत है, चाइना ने बोला कि नहीं हम इनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको मेंटेन करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तिब्बत के जो रिलीजियस गुरु थे दलाई लामा, वो इंडिया आए, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से शेल्टर मांगी। खैर जवाहरलाल नेहरू ने इनिशियली तो मना किया, पर चाइना को वो पसंद नहीं आया। चाइना को लगा कि हमारे इंटरनल सॉवरेनिटी में चाइना, इंडिया ने कैसे जो है इंटरफेयर किया, और ये सब जो सिनेरियो बन गया उससे जो है हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा 1962 में, जिसके अंदर इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई। हालांकि वो लड़ाई 1 महीने ही चली, बट बहुत भारी नुकसान पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली हम लोगों को झेलना पड़ा। उसके बाद जो मैकमोहन लाइन का जो डिस्प्यूट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कई ऐसी कंट्री है जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद जो एक्साई चीन की बात हो गई, तो ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। चाइना कहते हैं कि ये हमारा पार्ट है और इंडिया कहते हैं ये हमारा पार्ट है। मैकमोहन लाइन को तो चाइना मानते ही नहीं है, वो कहते हैं कि ये कोई बॉर्डर लाइन नहीं है, ये एक्चुअली में इंडिया चाइना का ही पार्ट है। 1962 में जब लड़ाई हुई थी, तो जब सीज फायर हुआ तो चाइना ने हमारे कई बाउंड्रीज छोड़ी ही नहीं। कई जो कंट्रीज स्टेट के अंदर वो अभी भी बरकरार है, उन्होंने प्रॉपर रोड्स बना लिए, अपने बंकर्स बना लिए। तो पॉलिटिकल डिस्प्यूट और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बहुत लंबे समय से इंडिया और चाइना के बीच में चल रहे हैं। जब इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई थी 1962 में, तो हमें बहुत साल लग गए, डिकेड लग गए, मतलब कहते हैं कि 10 साल लग गए हम लोगों को बेसिकली जो है चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने में। उसके बाद बोला जाता है कि जब चाइना के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, उसके बाद जो है राजीव गांधी ही गए थे चाइना के साथ जो है विजिट किया था चाइना में, और चाइना के साथ रिलेशन जो इम्प्रूव करने की कोशिश की थी। हालांकि टाइम टू टाइम हमारी तरफ से पॉलिटिकल प्रपोजल्स जाते रहते हैं और कोशिश की जाती है कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जो है ख़त्म हो, पर अगर हम इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें तो इंडिया और चाइना के ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा ट्रेड हम लोग शेयर करते हैं आपस में। लेकिन टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स टाइम टू टाइम होता रहता है। कहते हैं चाइना पाकिस्तान को, म्यांमार को, बांग्लादेश को सपोर्ट करता है, ठीक है, और मिलिट्री बेस बनाता है वहाँ पे। बोला जाता है कि चाइना जो है पाकिस्तान को न्यूक्लियर वॉरफेयर बनाने में मदद करता है, जिसकी वजह से चाइना और इंडिया के बीच में हमेशा टेंस सिचुएशन बनी रहती है। उसके बाद बोला जाता है जब इंडिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो वो भी चाइना को पसंद नहीं आया था, और चाइना ने जो है अपना जो डिसकंटेनमेंट शो किया था। तो मतलब नेबर्स होने के बावजूद भी पॉलिटिकल डिस्प्यूट या टेरिटोरियल
टेरिटोरियल डिस्प्यूट हमेशा इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिलता है, लेकिन अगर ट्रेड वाइज हम देखें तो पिछले कई सालों में ट्रेड रिलेशन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें बोला गया है कि चाइना जो है कई सारे एग्रीमेंट जो है वो चाइना और इंडिया के बीच में हुए हैं, जैसे चाइना ट्रेड ग्रोइंग एट 30% पर ईयर इन 1999। ठीक है, और हर साल जो है 30% जो है ट्रेड जो है वो हमारा जो है इंडिया के साथ और चाइना के साथ इम्प्रूव होता है। इंडिया और चाइना के बहुत सारे बायलेटरल ट्रेड हैं और ये 338 मिलियन डॉलर इंक्रीज हुए हैं 1992 के कंपैरिजन में, जब सिर्फ 18 बिलियन डॉलर का ट्रेड था इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, और at global level, India and China have adopted similar policies in international economic institution like World Trade Organization। ठीक है, तो इंडिया और चाइना के रिलेशन जो है अगर इकोनॉमिकली देखें तो पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए, लेकिन अगर पॉलिटिकल देखें या जो है टेरिटोरियल डिस्प्यूट देखें तो वो कभी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कभी जो है बहुत सेटल्ड लगते हैं। ठीक है, अभी रिसेंट जो है आपने जो डिस्प्यूट देखा भूटान के ऊपर वो भी बहुत लंबा चला, बट फाइनली कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों 1962 के बाद ऐसी कोई सिचुएशन आई है कि दोनों बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार या लड़ाई हुई है उनके बाद। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द चैप्टर क्लास, इस चैप्टर स्टूडेंट सॉरी एंड मैं आपको ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया, लेकिन इसमें एक और टॉपिक बताया गया है, एक और छोटा सा ऑल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर का आपके ऊपर नोटिस करा है, दैट इज़ जापान के बारे में। जापान एक ऐसी कंट्री है जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जो है कई बार जो है नेचुरल डिजास्टर की वजह से उसकी इकोनॉमी भी डाउन हुई है। पहले वो सेकंड लार्जेस्ट था, पर बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर वो सेकंड से थर्ड पर आ गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कितनी इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, जैसे कि सोनी हो गया, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, मज़दा, ये सारी जो है जापान की हैं, और बहुत अफेक्टिवली जापान जो है वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहा है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कहते हैं कि ह्यूमन मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, चीज़ों को बहुत वेल प्लान तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, और बोला जाता है कि चाइना इज़ ऑल्सो हैव द पोटेंशियल टू थ्रेट द हेगेमनी ऑफ द US। उसके बाद बोला जाता है कि इट इज़ द ओनली एशियन मेंबर्स ऑफ G8, इट इज़ द 10th मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद 1945 में न्यूक्लियर बॉम्ब से अफेक्ट होने के बावजूद भी जापान ने अपने आप को सिग्निफिकेंटली ग्रो किया, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बना एक टाइम पे। उसके बाद बोला जाता है कि इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द रेगुलर बजट ऑफ UN आफ्टर US। तो दैट इज़ ऑल्सो एविडेंट, ये शो करता है कि जापान भी कितना पावरफुल इकोनॉमी है। उसके बाद जापान हैज़ अ सिक्योरिटी अलायंस विद UN सिंस 1951। ठीक है, और जापान की हमेशा पॉलिसी रही है, एग्रेसिव पॉलिसी तो जापान की रही नहीं है, हमेशा वो वॉर के खिलाफ रहा है, बट फिर भी इंटरनेशनल लेवल पे जापान की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। जापान एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, एंड कैन बी कंसिडर्ड एज अ ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। Fine, that is all about the chapter, students. If you find any problem at any point of time, please do write on Study Khazana. Thank you so much.